सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे इंक्लाइंड प्लेन्स के बारे में। इंक्लाइंड प्लेन्स या इंक्लाइंड सरफेस बोल दें, एक ही बात है। यानी कि इंक्लाइंड का मतलब है किसी एंगल पर एक प्लेन। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये जो है एक सरफेस लिया हुआ है जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट रखा हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा। अगर मैं इसको इस तरह से इंक्लाइंड कर दूं, इसको बोलेंगे इंक्लिनेशन हो गई। तो दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस। अगर आप सामने से देखना चाहें तो पहले हॉरिजॉन्टल से ऐसे होगा, और अगर मैं इसको इंक्लाइंड कर दूं तो इसे बोलेंगे हम इंक्लाइंड प्लेन। तो अभी बोलेंगे ये सरफेस क्या है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, कोई एंगल है। ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा, इसका कुछ एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर डायग्राम में दिखाना है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और इंक्लाइंड प्लेन यहां से इस तरह से बना दिया। ये जो एंगल है थीटा है। ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस, जमीन है कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल लीजिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो। दिस इज आर इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि किसी एंगल पर जो सरफेस हो। ये किस एंगल पर है, ये थीटा एंगल पे है। जनरल है ये 30, 45, 60 कोई भी एंगल हो सकता है। इसको जनरिक हमने थीटा माना है। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑब्जेक्ट हो और उस पर फोर्सेस कैलकुलेट किए जाए, जैसे हम अभी तक कर रहे हैं कि एक जैसे ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस पे रखा है, उसको फोर्स लगाई, वो इस तरफ चले गया, कितनी एक्सेलेरेशन होगी। और जो इंक्लाइंड सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट होगा वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। क्यों? देखिए यहां पर मुझे अगर इसको धक्का मार रहा है तो इस तरफ कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, बट अगर मैं इसे इंक्लाइंड कर दूं, किसी एंगल पे कर दूं, तो थोड़े एंगल के बाद ये नीचे चले जाएगा। देखिए मैंने तो फोर्स लगाई नहीं, तो ये नीचे क्यों चले गया? ये इंक्लाइंड प्लेन होने के कारण नीचे चले गया। और इसके बारे में ही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्यों नीचे जा रहा है ये, और इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। तो देखिए दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अभी इसके ऊपर क्या फोर्सेस हैं, एक mg नीचे लग रहा होगा यानी कि बुक के अंदर, और इस सरफेस से कुछ रिएक्शन मिल रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। जैसे ही हम इंक्लाइंड करते हैं तो ये नीचे चले जाता है, यानी कि इस तरफ। यानी कि इंक्लाइंड के अगर आप देखें, इस तरफ से अगर सामने से देख रहे होते आप, तो इस तरह जैसे ही एंगल किया तो एक फोर्स यहां से इस तरफ लगने लगी, तभी तो ये यहां मूव किया, नहीं तो ये मूव ही क्यों करता? क्योंकि इस तरफ कुछ फोर्स होगी, तभी तो ये कॉइन जो है यहां से इस तरफ को जाने लगा। ये कौन सी फोर्स है, ये कहां से आ गई? हमने तो कोई ताकत यहां से लगाई नहीं। बिल्कुल राइट, ये इसके भार के कारण हो रहा है। क्या पूरा भार इस साइड लग जाएगा? जब हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, क्या इसका पूरा भार ही इस साइड आ गया, या भार का कुछ असर इस साइड आ गया? राइट। तो हमें इंक्लाइंड प्लेन्स पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका जो असर है वो देख लेने हैं कहाँ कहाँ है, और हॉरिजॉन्टल की तरफ कितना है। यानी कि जब हम इसको एंगल पे ऐसे मूव करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो तो उसको हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस सरफेस इंक्लाइंड सरफेस से हॉरिजॉन्टल की तरफ, नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, वो किसके कारण होगी? भार के असर के कारण, कि भार का असर इस साइड कितना है। वही हम इन प्रॉब्लम्स में कैलकुलेट करते हैं और उसी को जानते हैं। यहाँ बना लेते हैं, और ये रहा हमारा इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारा कोई बॉक्स है। अब इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? तो यहां पर सबसे पहली बात जो हमें पता है कि धरती तो है वो नीचे की तरफ ही खींचेगी। प्लेन उठाने के कारण ऐसा तो नहीं है धरती का जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, इस तरफ ऊपर की तरफ उछाल देगी, ऐसा नहीं होगा। धरती तो पूरी अपनी तरफ खींचेगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है या अर्थ है तो इसने अपनी तरफ इस तरह से खींच लेना है। इसको क्या बोलते हैं हम? एम जी। यानी इसका अगर मास एम हो तो ये जो फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी, वो हो जाएगी एम जी। यहां लिख लेता हूं एम जी को। तो दिस इज एम जी। अगर ये 10 किलोग्राम का है तो 100 न्यूटन की, अगर जी को 10 माने तो 100 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है। अब देखिए इसको हम कुछ कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। पहला कंपोनेंट, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं एक। ठीक है ना? यानी कि हम जो वेट है उसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। और यहां पर एक ले लेते हैं, इसका कंपोनेंट है तो यहां तक जाएगा। ये हमने दो कंपोनेंट तोड़ लिए। अगर देखा जाए इंक्लाइंड सरफेस में इन दो कंपोनेंट्स का ही ज्यादातर बात होगा।
इस कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट बोल देते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं। अब बताइए जो कॉइन हमारा नीचे जा रहा था वो कौन से कंपोनेंट के कारण होगा, इसके या इसके? बिल्कुल राइट, इस तरफ, क्योंकि कॉइन ने इस तरफ ही जाना था। तो ये जो फोर्स होगी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे वेट का, यही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा कॉइन नीचे जा रहा है। तो हम कॉमन सेंस को अब समझ रहे हैं कि किस तरह से यहां पर मैथमेटिकली या डायग्रामेटिकली दिखाया जा सकता है। अब देखिए यहां पर ये जो एंगल था इसको हमने बोल दिया था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक बहुत ही सिंपल बात है कि ये जो एंगल होगा वो भी इसी थीटा के इक्वल होगा। कैसे होगा ज्योमेट्रिकली देख लेंगे, बट आप याद रखिए जो वेट और वर्टिकल कंपोनेंट जो वेट का है उसके बीच जो एंगल होगा वो सेम होगा जो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अगर कोई वेक्टर है mg, उसका थीटा के साथ एक कंपोनेंट बना हुआ है, जो साथ वाला होगा वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। और जो सामने होगा, देखिए मैं ये वेक्टर जो है ये वाला कंपोनेंट यहाँ भी बना सकता था, इसको शिफ्ट करके सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर कर लिया है। इसको मैं यहाँ भी दिखा सकता था इस तरफ, बट हमने क्या किया, इसको पैरेलल, क्योंकि वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह से होगा छोटा सा वेक्टर, मैंने यहाँ पे दिखा दिया जिससे मुझे अंदाजा रहे, मुझे समझने में आसानी हो। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, mg sin थीटा। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट। अब देखिए ये तो अभी तक हमने हमारे सिर्फ डिस्कस किया भार, क्या और कोई फोर्सेस नहीं लग रही हैं इस पे? लग रही होंगी। एक फोर्स तो लग रही होगी, जो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको बैलेंस करने में, यानी कि सरफेस से कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स को हम नाम भी देते हैं एक, जो है नॉर्मल फोर्स, मान लीजिए Fn। क्या बराबर हो गया? नहीं, एक और फोर्स मिस हो रही है। कौन सी फोर्स? ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट है, पीछे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही होगी, वो लग रही होगी फ्रिक्शन की फोर्स। ये देखिए ये हो गया हमारा, कौन सा फ्रिक्शन, हम स्टैटिक मानेंगे, यानी कि जब अभी तक मूव नहीं किया है। तो इस तरह से हमने फोर्सेस को, जो भी फोर्सेस बॉक्स पे लग रही थी वो सारी निकाल दी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कॉमन सेंस से आंसर करेंगे और फिर हम इस डायग्राम को देखकर उनको भाषा में, यानी कि लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है अभी तो, और यहाँ कॉइन रखा है, जब मैंने इसको सिर्फ 30 डिग्री मूव किया, ये नीचे मूव नहीं किया, तो क्या आंसर बता सकते हैं क्यों? अब आप बोलोगे सर अभी तक इतनी शक्ति नहीं आई, सिर्फ को इतनी फोर्स बनी नहीं है। बट अगर डायग्राम के हिसाब से बोलें तो अब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ देखिए इसको अगर इस तरफ जाना है तो इस शक्ति को mg sin थीटा को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो नीचे जाएगा। किससे ज़्यादा होना पड़ेगा? जितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। तो अभी मैं बोलूँगा अभी फ्रिक्शन फोर्स ही जीत रहा है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है और हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेट का वो कम है। अब 45 पे देखते हैं तो ये जस्ट ऐसा लगता है कि 45 से थोड़ा सा ऊपर करेंगे और नीचे मूव हो जाएगा, यानी कि उस टाइम 45 डिग्री पे क्या हो रहा है सर, ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा, ये जस्ट इसके इक्वल हो जा रहा है, जितना फ्रिक्शनल फोर्स मिल सकती है उसके इक्वल हो जा रहा है। उसके बाद आप थोड़ा भी एंगल बढ़ाएंगे तो इसने mg sin थीटा ने ज़्यादा हो जाना है और ये जो कॉइन है नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये कॉइन नीचे मूव करेगा, क्यों? ये इसलिए मूव करेगा क्योंकि इसका वेट का कुछ असर, देखिए अभी डायग्राम से समझते हैं, नीचे क्यों मूव करेगा, क्योंकि जैसे ये मूव कब करेगा, ये कॉइन मूव कब करेगा, ये कॉइन तब मूव करेगा जब जो भार का असर है हॉरिजॉन्टल साइड या mg sin थीटा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। उसके बाद थोड़ा भी फोर्स ज़्यादा हुआ, भार का असर थोड़ा ज़्यादा हुआ, इस कॉइन ने नीचे आ जाना है। कब ये मूव नहीं करेगा? जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो और हमारा जो भार का असर है हॉरिजॉन्टल mg sin थीटा वो कम हो। देखिए एक सिंपल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम हम करेंगे सिर्फ कंपोनेंट्स को समझने के लिए। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया हुआ है, ओके, ये एंगल जो है 30 डिग्री है। यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है जिसका भार 10 किलोग्राम का है, 10 kg। हमसे पूछा जा रहा है ये बॉक्स मूव करेगा यहाँ कि नहीं। एक इंफॉर्मेशन नहीं दी, म्यू स्टैटिक यानी कि काइनेटिक सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट नहीं बताया, वो है 0.8। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर इसको 30 डिग्री कर दिया जाए तो ये बॉक्स नीचे आएगा कि नहीं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, भार का देख लेते हैं असर कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर mg जो है वो कितना हो जाएगा, 100 mg कितना हो जाएगा m10, और हमने g भी अगर 10 मान लें
ऐसे 9.8 वैल्यू होती है, 10 मान लें तो हो जाएगा 100 न्यूटन की फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है। अब इसे कंपोनेंट या भार का असर वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा, कलर और यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आगे बढ़ गया ज़्यादा, इतना ही होगा, यहाँ से डॉटेड ऐसे करके मिला सकते हैं। ये एंगल थीटा ही होता है, ये मान लीजिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूफ करेंगे। ये 30 डिग्री होगा थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वैल्यू क्या होगी mg, जो हमने निकाल चुके हैं 100 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है 0.86 के लगभग, यानी कि 100, यहाँ लिख देते हैं mg कॉस 30 डिग्री 100, mg निकाल चुके हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 0.86, कितना हो जाएगा 86 न्यूटन। व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट, ये है mg साइन थीटा। mg साइन थीटा ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ भार, हमारे वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 100 mg निकाल चुके हैं 100, इसलिए 100 सीधा लिख रहे हैं। और साइन 30, साइन 30 होता है 0.5 के बराबर या हाफ के बराबर, तो 50 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही होगी। ये है हमारी 50 न्यूटन। तो हमने दोनों कंपोनेंट जो निकाल लिए हैं, इस तरफ 86 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट है और जो भार का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 50 न्यूटन का है। अब देख लेते हैं बाकी फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक तो फोर्स इसको बैलेंस करना चाहेगी, इसके वर्टिकल कंपोनेंट को। ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है भार का, ये इसको दबाने की कोशिश करेगा, उसके बाद सर्विस क्या बोलेगा, नहीं दबना, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो वो कितना हो जाएगा, वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा उसको, तो वो हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। एफ एन से डिनोट कर सकते हैं या एन से, कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको बैलेंस होना है, ये रहेगा हमारा 86 न्यूटन का ही, तो 86 न्यूटन का ये हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है 86 न्यूटन, देखिए नीचे 86 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये बॉक्स को तो इसी बॉक्स पे रहना है, इसी सरफेस पे रहना है, ऐसे उछल तो जाना नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है भार का, वो बैलेंस हो जाएगा हमारे नॉर्मल रिएक्शन से। जितना ये भार दबाएगा इस सरफेस को, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, जिसके कारण ये बॉक्स जो है यहाँ पर टिक सके। एक फोर्स और रह गई पीछे की तरफ, कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कितनी होती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होती है, जितना म्यू एस दिया हो और नॉर्मल रिएक्शन जितना हो। म्यू एस कितना है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये एन मैंने लिखा है, एफ एन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 86, कितना हो जाएगा ये 68.8 न्यूटन। तो पीछे की तरफ लग रही है फोर्स 68.8 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितनी दे सकता है मैक्सिमम ये बॉक्स, 68.8 न्यूटन। यहाँ पर नीचे की तरफ भार का असर कितना है 50 न्यूटन। क्या मूव होगा, नहीं, इतनी पावर ही नहीं आई अभी तक, इसमें इतना एंगल ही नहीं बना है कि ये इसको इस तरफ खींच सके। तो अगर आप देखेंगे 10 किलोग्राम का भार अगर यहाँ रख दिया और सरफेस ऐसा ले लिया जिसका म्यू इस तरह से है और 30 डिग्री पर इंक्लाइन किया जाए, तो वो मूव नहीं होगा 30 डिग्री पे। सो वी कैन सिंपली आंसर द बॉक्स विल नॉट मूव। रीजन क्या दे रहे हैं हम, रीजन क्या बोल रहे हैं इसमें, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, वेट एक फोर्स ही है, इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है 45 डिग्री पे चेक कीजिए, क्या 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, 30 डिग्री पे देख लिया मूव नहीं कर रहा है। लेट्स कैलकुलेट एट 45 डिग्री। उसी तरह से डायग्राम बना देंगे। ये है हमारा, अब एंगल जो हो गया वो हो गया 45 डिग्री का। ये बॉक्स वही है, बॉक्स में कुछ चेंज नहीं किया, मास चेंज नहीं किया इसका, ये 10 kg का ही है। और म्यू एस भी चेंज नहीं किया, यानी कि सरफेस भी चेंज नहीं किया, यानी कि दूसरा सरफेस आ गया, ये 0.8 ही है। तो इसका जो भार होगा वो इस तरफ होगा। अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले में, तो दोबारा नहीं लिख रहा हूँ किस तरह से कैलकुलेट किया है। 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर तोड़ लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट।
सरफेस से हॉरिजॉन्टल लग रहा है, इंक्लाइन सरफेस से हॉरिजॉन्टली लग रहा है। ये एंगल जो होगा वो सेम 45 डिग्री होगा। तो mg cos 45 कितना हो जाता है, यानी कि 100 इंटू 0.7 के लगभग होता है। आप 70 न्यूटन लेके चल लिए, ये हो गया 70 न्यूटन। 100 साइन 45 कितना होता है, ये भी 70 न्यूटन के बराबर होता है। यानी कि हमने 45 देखने, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती है, तो हमने 0.7 के अप्रॉक्स माना है उसको, 70 न्यूटन के लगभग ये फोर्सेस लग रही हैं। अब जो दूसरी फोर्सेस लग रही हैं कौन कौन सी लग रही हैं, एक तो इसको बैलेंस करेगा 70 न्यूटन को, ऊपर कौन सी फोर्स होगी, नॉर्मल डायरेक्शन कितनी लगेगी, 70 न्यूटन। अब मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ पर समझ जाइए कौन सी फोर्स है। और पीछे की तरफ लग रही होगी एक फोर्स, कितनी है, वो हो जाएगी हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन। साइड में कर लेते हैं। व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस बता दीजिए, और नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए, या एफ एन भी लिख सकते हैं, मैंने एन सिंपली से ये डिनोट कर दिया है। म्यू से 0.8 और ये है ऊपर 70 का, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 56 न्यूटन के लगभग, ये हो गया 56 न्यूटन। अब आप आंसर दीजिए, ये चीज़ मूव करेगी कि नहीं। देखिए जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो चुकी हैं, नीचे 70 ऊपर 70, क्योंकि बॉक्स ने इधर ऊपर नीचे तो जाना नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो बैलेंस नहीं हुई हैं। हमारा जो भार का असर है वो इस टाइम इस एंगल के 70 न्यूटन का आ रहा है, और पीछे फ्रिक्शन कितना, लिमिट कितनी है 56 न्यूटन की, यानी कि सिर्फ 56 न्यूटन जो है वही इसमें से कम होगा। बाकी फोर्स के कारण 56 से ऊपर जितनी भी फोर्स लगा रहे हैं हम, उसके कारण ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। क्या आप एफ नेट निकाल सकते हैं, व्हाट इज द नेट, व्हाट इज द, पहले तो सॉरी, विल द बॉक्स मूव, बॉक्स मूव करेगा कि नहीं, तो आंसर इज यस, मूव करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा, हम क्या रीजन दें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट इज ग्रेटर देन, ज्यादा है, इससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से कितना ज्यादा है, व्हाट इज द एफ नेट, 70 न्यूटन हम लगा रहे हैं, माइनस फ्रिक्शन खा जा रहा है 56, तो कितना हो गया 14 न्यूटन का नेट फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा बॉक्स, बॉक्स को कैसे लगेगा 14 न्यूटन की फोर्स मेरे पे लग रही है। जबकि अब इन दोनों एग्जांपल्स को समझ लीजिए हमने क्या किया, रिवाइज कर लीजिए। यानी कि जब हम 30 डिग्री पे मूव कर रहे हैं तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है, तो अभी तक लिमिट नहीं पहुंची, आपका भार का असर हॉरिजॉन्टली उतना नहीं है, 30 डिग्री पर कम आया, इसके कारण मूव नहीं करेगा। पर जैसे ही 45 हुआ, ये मूव हो गया किसी फोर्स से, किसी नेट फोर्स से जो हमने कैलकुलेट भी की। क्यों हो गया, अब जो आपके भार का असर है हॉरिजॉन्टली वो ज़्यादा हो जा रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसके कारण वो नीचे जा रहा है। थैंक यू।